सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे कोर्स आउटलाइन कि हमने ये जो हमारा 6 वीक्स का सेशन है इसको हमने लेकर कैसे चलना है। राइट, इसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे, कौन कौन से हमारे ऐसे जो हैं पास्ट पेपर्स को हमने कैसे डिस्कस करना है। और इसके साथ साथ वी आर गोइंग टू डिस्कस द बुक सोर्सेज दैट आई रिकमेंड टू माय स्टूडेंट्स कि जी आपको ये किताबें पढ़नी चाहिए, इस टॉपिक के लिए ये किताब पढ़ना होगी। और इसके साथ साथ आज हम अपना जो एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है क्या, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एवोल्यूशन कैसे हुई और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की सिग्निफिकेंस ओवर द टाइम कैसे बढ़ी, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट लेट अस डिस्कस द सिलेबस जो हमने कवर करना है। और इसके साथ साथ कुछ आपके जो स्टूडेंट्स होते हैं नॉर्मली उनके कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो वो पूछते हैं मेरे से। हर सेशन में ही तकरीबन जो स्टूडेंट्स हैं उनके कुछ कंसर्न्स होते हैं, तो वो जो क्वेश्चंस हैं वो फिर मैंने वो आपके साथ मैं शेयर करूंगी कि उसमें आपने फॉर एग्जांपल अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि जी ये सब्जेक्ट जो है ये स्कोरिंग है या नहीं है, या फिर हमें अपना जो हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या सब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या मैं असाइनमेंट्स चेक करूंगी, क्या मैं आपको रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड करूंगी। सो ऑल दीज क्वेश्चंस मैं आपके इन क्वेश्चंस को भी एड्रेस करूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा जी, सबसे पहले हमने ये देखना है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आपका जनाब 100 मार्क्स का पेपर है व्हेन इट कम्स टू CSS, और ये 200 मार्क्स का आपका जनाब सब्जेक्ट है व्हेन इट कम्स टू PMS। ठीक है, लेकिन CSS और PMS दोनों का जो आपका सिलेबस आउटलाइन है उसमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आपका जो PMS का पेपर 1 है वो तो आपका टोटली ओवरलैप करता है आपके CSS के सिलेबस के साथ, और जो आपका पेपर 2 है PMS का उसमें भी सिर्फ 2 से 3 ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको CSS के सिलेबस में नहीं मिलेंगे, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। राइट, सो ये वो टॉपिक्स हैं जो हम अलग से कवर करेंगे। तो जब बाय द एंड ऑफ दिस सेशन, जब आपका ये सेशन कंप्लीट होगा तो आपका CSS और PMS आपके जो जितने टॉपिक्स हैं दोनों उसके अंदर आपके competitive एग्जाम्स के वो आपके कवर होंगे। ठीक है जी, तो एक तो ये बड़ा कंसर्न होता है एस्पिरेंट्स का कि हमारा जो CSS का सिलेबस है क्या उसके साथ साथ हम PMS का सिलेबस भी कवर कर पाएंगे। तो यस ऑफ कोर्स हम इसको कवर कर पाएंगे। राइट जी, फिर एक जो क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स का अबाउट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वो ये होता है कि क्या ये सब्जेक्ट जो है जी वो स्कोरिंग है। तो ये चीज़ तो मैं अपने हर सेशन में अपने स्टूडेंट्स को समझाती हूँ, उनको बताती हूँ कि देयर इज नथिंग एज सच स्कोरिंग और नॉन स्कोरिंग सब्जेक्ट। हाँ, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी तैयारी हमें लगता है कि जी इनको अटेम्प्ट करना सेफ होगा। राइट, और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनका सिलेबस थोड़ा वास्ट होता है, जिनके टॉपिक्स थोड़े से ओपन एंडेड होते हैं, जिसमें देयर इज अ लॉट मच टू डू देन अदर सब्जेक्ट्स। तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा जो है ना आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ता है अपनी तैयारी करने के लिए। अदरवाइज अगर आप अपना 100% एफर्ट पुट कर रहे हैं तो इट इज नॉट पॉसिबल कि आप उस सब्जेक्ट में स्कोर ना कर पाए। हम हर साल सुनते हैं कि इस सब्जेक्ट पे जो है जी वो फिल्टर इस साल लगा है या इस सब्जेक्ट पे फिल्टर इस साल लगा है। तो हर साल जो अपना रिटन क्लियर कर पाते हैं वो भी तो उन सब्जेक्ट्स को
क्लियर करते हैं ना, जिसमें हम कहते हैं कि जी इस सब्जेक्ट पे फिल्टर लगा है। सो ऐसा नहीं है कि वो सब्जेक्ट पे कोई फिल्टर लगा होता है या उस सब्जेक्ट के लिए जो है जी कोई डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी होती है उसकी चेकिंग में। हाँ, ऐसा होता है कि उस साल उस सब्जेक्ट में शायद कोई ऐसे सवाल आ जाते हैं जो थोड़े से आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं, जिसको हर एवरेज स्टूडेंट अटेम्प्ट नहीं कर पाता उस तरह से। तो इस वजह से उसमें जो रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल दैट सब्जेक्ट वो थोड़ी सी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, एंड दैट्स इट। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जहां तक बात है, तो जो हम बात कर रहे थे सेफ सब्जेक्ट या थोड़ा सा जो वास्ट सब्जेक्ट होता है उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ऑफ नाउ एक सेफ सब्जेक्ट है। हम जब अपना सेशन स्टार्ट करेंगे, हम जब अपने टॉपिक्स कवर करना शुरू करेंगे, और साथ साथ मैं आप लोगों को गाइड करूंगी कि जी आपने पास पेपर्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, मुझे चेक करवाने हैं, तो यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि आपका जो ये सिलेबस आउटलाइन है, मोर और लेस आपका पेपर उस पे ही कॉन्स्टिट्यूट करता है, राइट? सो यस, इट इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट अगर आप इसमें अपना 100% एफर्ट देते हैं। अगर तो आप ये कहते हैं कि जी कोई एक मैं आपको कॉम्पैक्ट बुक बता दूं जिसमें आपके तमाम टॉपिक्स खत्म हो जाए, कवर हो जाएंगे, तो फिर आई एम अफ्रेड कि आपकी तैयारी उस तरह की नहीं हो पाएगी जिसमें आप कहें कि जी मेरे 80-85 तक मेरा स्कोर आ जाए, जो कि इस सब्जेक्ट में नॉर्मली स्टूडेंट्स का आ जाता है। ठीक है, उसके लिए मैं आपको ओवर द टाइम जैसे जैसे हमारे टॉपिक्स कवर होंगे मैं आपके साथ बुक सोर्सेज शेयर करूंगी। मैं आपको गाइड करूंगी कि जी आपने ये वाला टॉपिक कौन सी किताब से करना है, या आपने ये वाला जो चैप्टर है इस बुक में से आपने ये चैप्टर पढ़ना है इस टॉपिक के लिए। क्योंकि मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए जो मुझे अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल ओपिनियन जो मुझे लगता है कि जी ये बेस्ट सोर्सेज हैं किसी टॉपिक के लिए, वो मैं अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ। जो मेरे पास बुक सोर्सेज होते हैं, जो मेरे पास पीडीएफ में बुक्स अवेलेबल होती हैं, आर्टिकल्स अवेलेबल होते हैं, वो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करती हूँ। ठीक है जी। फिर एक और जो क्वेश्चन पूछा जाता है नॉर्मली इस सब्जेक्ट के बारे में, वो ये होता है कि जी हमारा तो एजुकेशनल जो बैकग्राउंड है वो इंजीनियरिंग का है या फिर बायोलॉजी का है, सो शुड वी ऑप्ट दिस सब्जेक्ट? तो देखें, जब आप कोई भी सब्जेक्ट ऑप्ट कर रहे हैं, सीएसएस, पीएमएस, सीएसएस में स्पेशली आपको 4 से 6 ऑप्शनल्स सिलेक्ट करना होते हैं। सो यू कैन नॉट, इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि आपका उन सब सब्जेक्ट्स में आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड हो। तो आपको हर सब्जेक्ट, किसी ना किसी सब्जेक्ट को तो आपको फ्रॉम द स्क्रैच प्रिपेयर करना ही है, राइट? सो इस सब्जेक्ट की खास बात यह है कि इट इज नॉट वेरी लेंथी। ठीक है जी, आपने अगर तैयारी करनी है उसके लिए आपको एक जो अच्छा एवरेज स्टूडेंट है जिसकी बहुत अच्छी जो है ना एक क्विक लर्नर भी है, उसके लिए 2 वीक्स आर मोर देन इनफ, मोर देन सफिशिएंट कि वो फ्रॉम द स्क्रैच इस सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार कर सकता है, राइट? सो बहुत लेंथी सिलेबस नहीं है इसका, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, आसान आसान से कॉन्सेप्ट्स हैं, और हम इसको बहुत स्लो पेस पे और बहुत जो है ना एक लेमैन की तरह मैं आपको पढ़ाऊंगी, क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट्स ने ये सब्जेक्ट जो है उसके अंदर उनकी कोई क्वालिफिकेशन एज सच ज़्यादातर नहीं होती। तो फिर हम उसको बहुत बेसिक से लेकर चलते हैं, जिसमें आई विल make you understand all the basic concepts regarding this subject। इसके अंदर हमने जितने भी टॉपिक्स करने हैं उसको हम बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, ताकि आपकी जो एक बेसिस है इस सब्जेक्ट की, आपकी जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग हो। जब एक बार आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, फिर आपको स्टेटमेंट, जो क्वेश्चन पेपर में आपको जो स्टेटमेंट आती है, क्वेश्चन आता है, वो चाहे कितना ही ट्विस्टेड हो,
आप उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। नॉर्मली जो अगर हम पास्ट पेपर्स को देखें तो आपको एक चीज रियलाइज होगी, नॉर्मली हमें ये नजर आता है कि जो स्टेटमेंट्स होती है ना आपके, जो क्वेश्चन पेपर्स में जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन स्टेटमेंट, वो एक दफा पढ़ के लगता है कि भाई ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, या ये तो हमने कभी देखा ही नहीं है इसके अंदर, इस सब्जेक्ट में। क्योंकि उन स्टेटमेंट्स को थोड़ा ट्विस्ट करके आपसे पूछा जाता है। लेकिन जब आप दूसरी बार या तीसरी बार उसी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो यू गेट टू रियलाइज कि अच्छा ये तो वो चीज पूछी गई है, अच्छा ये तो वो स्कूल ऑफ थॉट पूछा गया है, राइट। सो आपने जो एक आर्ट सीखना है CSS के लिए, PMS के लिए, वो ये है कि आपने किस तरह से स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है, आपने किस तरह से स्टेटमेंट को ब्रेक डाउन करना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि इस स्टेटमेंट में आपसे जो एक्चुअल सवाल पूछा गया है वो क्या है, जो सेटल्ड फैक्ट है वो क्या है, और जो आपसे पूछा जा रहा है वो क्या है, राइट। फिर एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है पेपर अटेम्प्ट करने के कॉन्टेक्स्ट में, वो ये है कि हम बड़े खुश हो जाते हैं हम जब कोई जेनेरिक क्वेश्चन देखते हैं ना, जेनेरिक क्वेश्चन स्टेटमेंट देखते हैं, उस पे हम बहुत खुश हो जाते हैं। जैसे कि अगर हमसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि जी क्या चैलेंजेस हैं जो आपके ब्यूरोक्रेसी में फेस किए जाते हैं, या हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में क्या लूप होल्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, अब हमें लगता है कि ये बहुत जेनेरिक सा क्वेश्चन है, इसको तो हम जो है ना हवाओं में जो है ना तीर मार के इसको हम अटेम्प्ट कर सकते हैं कि जी लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, लैक ऑफ स्किल्ड मैन पावर और ये सारी चीजें। बट ये जो जेनेरिक क्वेश्चन होता है ना, इसको अटेम्प्ट करना ज्यादा मुश्किल होता है एज कम्पेयर्ड टू अ स्पेसिफिक क्वेश्चन, बिकॉज स्पेसिफिक क्वेश्चन में तो आपको स्पेसिफिकली पता चल गया ना कि उसने आपसे पूछा क्या है। जेनेरिक स्टेटमेंट में जो आपने करना होता है वो क्या है कि आपने उस जनरल आंसर को स्पेसिफिक बनाना है। अगर आप ये लिख रहे हैं कि लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है जिसकी वजह से हमारे बहुत सारी पॉलिसी फेलियर्स हो जाते हैं, तो उसमें भी फिर आप कुछ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्पेसिफिक जब तक टच नहीं देंगे, तब तक आपके एग्जामिनर को ये इम्प्रेशन नहीं जाएगा कि हाँ भाई इसने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा है। हम्म। आगे जाके जब हम अपने टॉपिक्स कवर करेंगे तो हम एक टॉपिक करते होते हैं जी पब्लिक पॉलिसी वाला, उसमें हम इम्प्लीमेंटेशन की एक पूरी स्टेज देखेंगे, इम्प्लीमेंटेशन में क्या प्रॉब्लम्स आते हैं वो देखेंगे, राइट। इसी तरह से हम अगर करप्शन की बात करते हैं कि आपने ये उसके अंदर एक हेडर बनाया कि जी करप्शन की वजह से हमें प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ते हैं, हमारा ब्यूरोक्रेटिक सेटअप जो है वो खराब है ड्यू टू करप्शन। तो अब करप्शन तो एक जनरल आर्ग्यूमेंट हो गया ना, इसको अब आपने स्पेसिफिक कैसे करना है, स्पेसिफिक टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसके लिए फिर आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्पेसिफिक जार्गन्स यूज करना होंगे, स्पेसिफिक रेफरेंसेस कोट करना होंगे। जैसे कि करप्शन में फिर आप मेंशन करेंगे, अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे, तब आपको ये चीजें ज्यादा बेहतर क्लियर होंगी। आप वुड्रो विल्सन का एक आइडिया मेंशन करेंगे, उसका आइडिया ऑफ पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटमी, ठीक है। तो ये चीजें अभी आपको थोड़ी सी जो है वो मुश्किल लग रही होंगी समझने में, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप लोगों का कोई बैकग्राउंड नहीं है, अगर आप लोगों ने कभी ये चीजें एज सच नहीं पढ़ी हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो ऑब्वियसली ये चीजें आपके लिए एलियन है, ये कॉन्सेप्ट्स आपके लिए एलियन है। लेकिन वंस वी स्टार्ट आवर सेशन, वंस वी स्टार्ट आवर टॉपिक्स, तो फिर आपको ये चीजें मुश्किल नहीं लगेंगी। ऑल आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इज कि आपने अपना जो पेपर अटेम्प्ट करना है, अगर आप चाहते हैं कि जी आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 80 to 85 स्कोर आ जाए, विच इज वेरी मच पॉसिबल इन दिस सब्जेक्ट, तो उसके लिए आपको जो मैं बुक सोर्सेज बताती हूँ आप उनको कंसल्ट कीजिए, और आपने किस तरह से अपने पेपर को स्पेसिफिक बनाना है, उसको जेनेरिक वे में अटेम्प्ट नहीं करना, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स
that the students of CSS and PMS they commit. वो किसी भी सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको जेनेरिक वे में अटेम्प्ट करते हैं. ये काम आपने नहीं करना, और ये काम हमने थ्रू आउट द सेशन हमने इसको सीखना भी है. हम जब जैसे जैसे टॉपिक्स करेंगे, आई विल एक्सप्लेन यू कि अगर आपको इस तरह का सवाल आता है तो आपने उसमें अपने इस कॉन्सेप्ट को कैसे इनकॉर्पोरेट करना है. राइट जी. फिर दूसरी चीज ये कि ये जो आपका सब्जेक्ट है, ये अगर आपने पॉलिटिकल साइंस रखा हुआ है एज एन ऑप्शनल, तो उसमें भी आपको ये बहुत हेल्प करेगा. पॉलिटिकल साइंस के साथ इसका एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपने पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़नी होती हैं. जैसे कि आपका जो थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी है, आपके जो डिफरेंट फिलोसोफर्स हैं, जैसे कि मैक्स वेबर है, जैसे कि जॉन स्टुअर्ट मिल है, जैसे कि कार्ल मार्क्स है, जैसे कि माइकल क्रॉजियर. ये तमाम फिलोसोफर्स जो हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ने हैं, जो हमने थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी पढ़नी है, ब्यूरोक्रेसी का आइडिया अंडरस्टैंड करना है, ये ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं. अदर देन दैट जो हमने कुछ और फिलोसोफर्स को भी पढ़ना है. टोटल आप समझ लीजिए, अगर हम क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट और जो हमारे सारे तमाम स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, जिसमें हमारा क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट है, ह्यूमन रिलेशन स्कूल ऑफ थॉट है, बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट है, सिस्टम्स मैनेजमेंट स्कूल है, ये सारे जब हम स्कूल ऑफ थॉट्स पढ़ेंगे, ये जब हम थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी पढ़ेंगे, और भी जो हम डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे, अभी मैं आपके साथ कोर्स आउटलाइन भी शेयर करूंगी कि हमने अपना ये जो 6 वीक्स का हमारा कोर्स है, हमारा जो सेशन है, इसमें हमने अपने सिलेबस को कैसे कवर करना है. तो उसमें आपके बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो पॉलिटिकल साइंस के साथ भी ओवरलैप करते हैं. ठीक है जी. सो अगर आपका पॉलिटिकल साइंस आपका ऑप्शनल है, तो फिर तो आपको जरूर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन ऑप्शनल ऑप्ट करना चाहिए. अगर पॉलिटिकल साइंस नहीं भी है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कोई ऐसा मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है. आसान कॉन्सेप्ट्स हैं, आसान जार्गन्स हैं, आसान थेरीज हैं, जो कि हम इजीली जो है उनको कवर कर सकते हैं थ्रू गुड रीडिंग एंड थ्रू गुड अंडरस्टैंडिंग. मैं आप लोगों के साथ स्लाइड्स भी शेयर करूंगी. ठीक है जी. जो मटेरियल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी उसमें स्लाइड्स आ जाएंगी, जो कि मैं लेक्चर के बाद आपके साथ शेयर किया करूंगी. बिसाइड्स दैट मैं आपके साथ बुक सोर्सेज शेयर करूंगी. जो भी मेरे पास अवेलेबल बुक्स होंगी पीडीएफ में, आई विल शेयर दोज विद यू. मैं आपके साथ आर्टिकल्स शेयर करूंगी, जो भी हमारे रेलेवेंट आर्टिकल्स होंगे, जर्नल्स होंगे, आई विल शेयर दोज विद यू. ठीक है जी. तो ये मेरी तरफ से आपको एक असिस्टेंस होगी इन ऑर्डर टू कवर द सिलेबस ऑफ दिस सब्जेक्ट. ठीक है जी. और एक और सवाल जो स्टूडेंट्स में से पूछते हैं कि असाइनमेंट्स इवैल्यूएट मैं करूंगी या नहीं करूंगी, तो यस डेफिनेटली आई विल इवैल्यूएट योर असाइनमेंट्स. आप पेपर अटेम्प्ट करना चाहते हैं, मुझे भेजना चाहते हैं, आप पेपर अटेम्प्ट करके मुझे व्हाट्सएप पर, ईमेल पर आप मुझे भेज सकते हैं. आप कोई क्वेश्चन स्पेसिफिकली अटेम्प्ट करना चाहते हैं, यू कैन सेंड दैट टू मी. तो आई विल आपका जो ये इशू है असाइनमेंट्स चेक करने का, इसको भी एड्रेस किया जाएगा. नाउ कमिंग टू द कोर्स आउटलाइन, कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं और किस तरह से हम इसको अपने सेशन को जो है वो कंप्लीट करेंगे. तो सबसे पहले आ जाएगा जी हमारा वीक 1. ठीक है. ये हमारी वीक में 2 क्लासेस हुआ करेंगी, सैटरडे और संडे. हमारा टाइम यही हुआ करेगा 12 बजे से लेकर 1:30 तक. ठीक है. तो जो हमारा वीक 1 है उसमें नॉर्मली हम कवर करते हैं जी इंट्रोडक्शन. ठीक है. अब ये जो इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें हम फर्दर क्या चीजें कवर करते हैं, इसमें आ जाती है जी सबसे पहले तो हम देखेंगे डेफिनेशन. ठीक है. कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है क्या, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, डेफिनेशन समझेंगे. ठीक है. उसका मतलब समझेंगे. उसके बाद हम देखेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की सिग्निफिकेंस कैसे बढ़ी. ठीक है. क्योंकि पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ प्रैक्टिस तो हमारे जो सिस्टम है उसमें कई सदियों से है, जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन है तब से है. बट
एज अ डिसिप्लिन हमने इसको अपनी यूनिवर्सिटीज में एज अ डिसिप्लिन पढ़ना शुरू किया रिसेंटली। तो इसकी सिग्निफिकेंस कैसे बढ़ी कि इसको हमने एज अ डिसिप्लिन रिकॉग्नाइज किया, इसकी इम्पोर्टेंस को। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इसकी एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में जनाब हम ये देखेंगे कि ओवर द टाइम किस तरह से आपका जो डिफरेंट फिलोसफर्स हैं उन्होंने किस तरह से नए नए आइडियाज इंट्रोड्यूस करवाए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, नई नई डेवलपमेंट्स हुई ओवर द टाइम। जैसे जैसे नए हालात बदले वैसे वैसे नई इनोवेशन आई इस सब्जेक्ट में भी, राइट। तो वो एवोल्यूशन को हम स्टडी करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर देखेंगे स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है जी, स्कोप क्या होता है किसी भी चीज का। बेसिकली इसमें हम ये देखेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की रीच क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। तो उसमें हम इसके स्कोप को स्टडी करेंगे। स्कोप में फिर फर्दर हम इसके दो व्यूज देखेंगे, इंटेग्रल व्यू देखेंगे, इसके साथ साथ हम मैनेजरियल व्यू देखेंगे। तो ये एक बड़ा डिटेल्ड टॉपिक हो जाएगा। एंड वंस वी कवर दिस टॉपिक तो आप ये समझ लें कि आपका तकरीबन जो है 10 से लेकर 20 मार्क्स तक आपका जो पेपर है वो कवर हो जाएगा। ठीक है जी। नॉर्मली इस पोर्शन में से आपको कोई शॉर्ट नोट भी आ सकता है, इस पोर्शन में से आपको 2 से 3 एमसीक्यूज भी आ जाते हैं, और इस पोर्शन में से आपको एक 20 नंबर का सवाल भी आ सकता है। ठीक है, सो आप ये माइंड में रखेंगे, वंस वी कवर दिस पोर्शन ऑफ आवर सिलेबस वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट 10 to 20 मार्क्स। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट कि क्या पूरा 20 नंबर का सवाल आपको इसमें से आता है या नहीं आता। फिर हमने इसी वीक में स्टार्ट करना है जी हमारे स्कूल ऑफ थॉट्स। इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सिलेबस का। इस स्कूल ऑफ थॉट्स में हम कवर करेंगे क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट्स। ठीक है जी, क्लासिकल स्कूल पढ़ना है हमने। इसके अंदर हमने ह्यूमन रिलेशन स्कूल पढ़ना है। ठीक है जी, इसके अंदर हमने बिहेवियरल स्कूल पढ़ना है। ठीक है, इसमें हमने सिस्टम्स मैनेजमेंट स्कूल पढ़ना है। ये 4 स्कूल ऑफ थॉट्स हमने इसके अंदर पढ़ने हैं। और ये नॉर्मली जो है ना आपका इस वीक में क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट तक ही कवर हो पाएगा, क्योंकि आज का जो हमारा लेक्चर है वो काफी हद तक सिलेबस को डिस्कस करने में और पेपर को डिस्कस करने में गुजर जाएगा। तो we will be left with very little time to complete the introduction of public administration today. हम उसको स्टार्ट जरूर करेंगे ताकि आपको एक रफ आइडिया मिल सके, आपको एक जो है ना आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके अबाउट दिस सब्जेक्ट, बट वी वोंट बी एबल टू कंप्लीट इट। तो जो हमारा फर्स्ट वीक है उसमें हम क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट तक ही कर पाएंगे। नेक्स्ट वीक जो है जी हम कवर करेंगे अपना ह्यूमन रिलेशन स्कूल, अपना बिहेवियरल स्कूल और अपना सिस्टम्स मैनेजमेंट स्कूल। अब जब आपके ये स्कूल ऑफ थॉट्स हो जाएंगे ना, इन स्कूल ऑफ थॉट्स में हमने बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूटर्स को पढ़ना है, जैसे कि वुड्रो विल्सन, जैसे कि मैक्स वेबर, जैसे कि जी आपका WF विलोबाय। बहुत सारे आपके कंट्रीब्यूटर्स होंगे इसमें जिनको हम पढ़ेंगे। रफली अगर हम टोटल क्लासिकल स्कूल, ह्यूमन रिलेशंस, बिहेवियरल, सिस्टम्स मैनेजमेंट सबका अगर हम एक सम देखें तो हम ऑलमोस्ट 15 कंट्रीब्यूटर्स को पढ़ेंगे। ठीक है जी, और ये 15 कंट्रीब्यूटर्स को पढ़ने का मतलब ये है, जब हम अपना ये वाला पोर्शन कवर कर लेंगे ना स्कूल ऑफ थॉट्स वाला, तो आप इस चीज को लिख लें कहीं पर भी, आपका 20 to 30 मार्क्स का जो पेपर है वो आपका कवर हो जाएगा। क्योंकि इस पोर्शन में से, ये जो स्कूल ऑफ थॉट्स वाला पोर्शन है, इसमें से आपको 20 नंबर का एक सवाल लाजमी आएगा। ठीक है जी, और 20 नंबर के सवाल के साथ साथ आपको कोई शॉर्ट नोट भी आ सकता है, जैसे कि वुड्रो विल्सन के कॉन्सेप्ट पर शॉर्ट नोट आ जाता है नॉर्मली। ठीक है, और भी शॉर्ट नोट्स आपको आ सकते हैं। तो आप समझ लें कि रफली 20 to 30 मार्क्स का ये पोर्शन है।
और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट पोर्शन है, यू कैन नॉट मिस दिस आउट। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है जी हमारा अगला वीक 2, जिसमें हमने अपने जो हमारे स्कूल ऑफ थॉट्स में से कुछ हमारे जो रह गए होंगे, ह्यूमन रिलेशंस, बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट, सिस्टम्स मैनेजमेंट स्कूल, हम वो कवर करेंगे। इसके साथ साथ फिर हम कुछ और टॉपिक्स देखेंगे, जैसे कि लीडरशिप। लीडरशिप में फिर अगेन हम वही चीज देखेंगे, लीडरशिप क्या होती है, लीडरशिप की थेरीज क्या है, राइट, लीडरशिप की डेफिनेशन क्या है। और फिर इसके साथ साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी हमारा पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस। ठीक है, ये एक बड़ा डिटेल्ड टॉपिक है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पास्ट पेपर्स में इस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हुए हैं, 20 नंबर के सवाल भी आए हुए हैं। ठीक है, तो रफली ये भी आपका कोई 20 नंबर का पोर्शन बन जाता है। ठीक है। पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस में हम ये देखेंगे कि जी क्या पब्लिक पॉलिसी जो साइकिल है वो कब किसने ये मॉडल दिया, कब ये मॉडल आया, पब्लिक पॉलिसी के क्या स्टेजेस होती हैं, किस तरह से पब्लिक पॉलिसीज बनती हैं, पब्लिक पॉलिसी होती क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। फिर आ जाएगा जी हमारा नेक्स्ट वीक 3। ठीक है जी, उसमें हमने क्या करना है, वीक 3 में हम अपने टॉपिक्स देखेंगे, जैसे कि हमारा प्लानिंग का टॉपिक है। ठीक है, कि प्लानिंग क्या होती है, टाइप्स ऑफ प्लानिंग्स क्या है, पाकिस्तान में प्लानिंग किस तरह से की जाती है, पाकिस्तान में कौन से ऐसे इदारे हैं, कौन से हमारे ऐसी एजेंसीज हैं विच आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। ये सारी चीजें हम प्लानिंग के टॉपिक के अंडर देखेंगे। ठीक है जी, और इसके साथ साथ हम देखेंगे अपना टॉपिक ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये हमारे टॉपिक्स होंगे कुछ वीक 3 के। अब यहाँ तक जो हमारे टॉपिक्स हैं ना, ये वो टॉपिक्स हैं जिनमें आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। ये कुछ कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हैं जिसमें हमें बड़ी डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होगी, क्योंकि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो फिर आप इन टॉपिक्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। जो वीक 4 ऑनवर्ड्स हमारे टॉपिक्स हैं वो अब ऐसे टॉपिक्स होंगे जो कि बहुत आसान होंगे, क्योंकि वो होंगे स्पेसिफिकली आपके जो कह लेंगे रिलेटेड टू पाकिस्तान। जैसे कि हम देखेंगे बजट। ठीक है, अब बजट में हम एक तरफ टाइप्स ऑफ बजट्स देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बजट क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट्स क्या है, और पाकिस्तान का एनुअल बजट किस तरह से फॉर्मुलेट होता है, उसमें कौन कौन से एक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, हमारा बजट किस तरह से कंप्राइज होता है। ये सारी चीजें हम अपने इस बजट वाले टॉपिक में देखेंगे, बजट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, ये इंतहाई आसान टॉपिक है और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है जी, फिर आ जाता है जी आपका, अब इसके अंदर हम टैक्स और रेवेन्यू को भी देखेंगे कि गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू कैसे जनरेट करती है, टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, ये सारी चीजें हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है जी, फिर हमारा आ जाएगा जी टॉपिक ऑफ पब्लिक ऑडिट। ये भी बहुत आसान टॉपिक है। इसमें भी हमने ये देखना है कि जी ऑडिट क्या होता है और पाकिस्तान में जो हमारी गवर्नमेंट है उसमें ऑडिटिंग का क्या मैकेनिज्म है। ठीक हो गया जी। उसके बाद आ जाता है जी हमारा वीक 5। इसमें हम मजीद जो हमारे कुछ टॉपिक्स हैं वो करेंगे, जैसे कि अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, अब अकाउंटेबिलिटी में हम फर्दर सबसे पहले हम ये देखेंगे अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, इसका मतलब क्या है, हमारे सिस्टम में किस किस तरह की अकाउंटेबिलिटी एग्जिस्ट करती है, कौन कौन से हमारे ऐसी बॉडीज हैं जो हमें अकाउंटेबल होल्ड कर सकती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। और इसके साथ साथ अकाउंटेबिलिटी वाले टॉपिक में हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जो कि आई थिंक आपके पीएमएस का पार्ट भी है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को पढ़ेंगे।
उसके बाद आ जाता है जी आपका एक टॉपिक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का टॉपिक हम कवर करेंगे, ये भी आपके पीएमएस के सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, और इसके साथ साथ जब हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का टॉपिक पढ़ेंगे तो इसी टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, और ये जो हेनरी फेयोल हैं ये फॉल करते हैं आपके क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट में। अभी जब हम आगे स्कूल ऑफ थॉट्स पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें बहुत जो है ना डिटेल में आपको समझ आ जाएंगी, तो अभी आपने कंफ्यूज नहीं होना। राइट जी, उसके बाद आ जाएगा जी आपका फाइनल वीक, और इसके अंदर हमारे जो टॉपिक्स रह जाएंगे वो होगा जी आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन पाकिस्तान। हम पाकिस्तान में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिस्टम है, पाकिस्तान में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे इवॉल्व हुई, एज अ डिसिप्लिन कब रिकग्नाइज हुई, हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उसका क्या स्ट्रक्चर है, ये क्या आपके ओवर द टाइम ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स क्या आए, ठीक है, वो सारी चीजें हम इसके अंदर इस टॉपिक में कवर करेंगे। ठीक है जी, और इसके साथ साथ आपका एक टॉपिक होगा जी पब्लिक रिलेशंस का टॉपिक। ठीक है, तो ये हमारा एक जो है ना आप कह लें कि एक रफ, एक टेंटेटिव आउटलाइन है हमारी इस सब्जेक्ट को लेकर। ठीक है, मजीद भी इसके अंदर मैं आपको जो है चीजें गाइड करूंगी, करप्शन के ऊपर मैं आपके साथ आउटलाइन शेयर करूंगी, आपका जो स्ट्रक्चर है, आपका फेडरल, आपका प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये एक रफ, एक टेंटेटिव आउटलाइन हो गई हमारी कि हमने इस कोर्स में क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, अब जो है ना जी मैं आ जाती हूँ अपने पहले इंट्रोडक्टरी लेक्चर की तरफ। ठीक है जी, और ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, ताकि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाए, आप में से जो स्टूडेंट्स जिन्होंने कोई क्वेश्चन किया है इसको भी मैं आफ्टर द लेक्चर एक दफ़ा मैं आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर दे दूँ, तो फिर मैं आपके साथ आपके क्वेश्चंस जो भी आपके कंसर्न्स हैं, आपके मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, आई विल एड्रेस दोज एज वेल। ठीक है, जो बुक सोर्सेज हैं वो मैं कल की क्लास में आपके साथ बिफोर वी स्टार्ट आवर लेक्चर मैं आपके साथ बुक सोर्सेज भी शेयर कर दूंगी। ठीक है, और एक तो मैं आपके साथ पूरी कोर्स आउटलाइन भी शेयर कर दूंगी ना, उसमें बुक सोर्सेज भी मेंशन्ड हैं, लेकिन कल मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफली ये भी समझा दूंगी कि जी आपने किस टॉपिक के लिए कौन सी बुक पढ़नी है या कौन सा चैप्टर पढ़ना है किस बुक का। ठीक है, तो वी विल डिस्कस दिस टुमारो बिफोर आवर लेक्चर। आज जो है जी नाउ बिकॉज वी आर लेफ्ट विद लेस टाइम, सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट आवर इंट्रोडक्टरी लेक्चर कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की सिग्निफिकेंस कैसे बढ़ी। ठीक है जी, ये देख लेते हैं आज। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होती क्या है, इसका मतलब क्या है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जनाब देखना पड़ेगा इसका जो एक आप कह लें कि जो ओरिजिन ऑफ द टर्म है हमें वो देखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे ओरिजिन ऑफ द टर्म, क्योंकि उससे हमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब ये जो वर्ड है ना एडमिनिस्ट्रेशन, इसका क्या मतलब होता है। ये बेसिकली एक जो है ना लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, जिसमें एड का मतलब होता है टू। ठीक है, और मिनिस्टर का मतलब होता है सर्व। ठीक है, तो ये ऑल टुगेदर क्या बन गया, टू सर्व। यानी कि इसका जो ताल्लुक है वो सर्विस डिलीवरी से है। ऐसे ही है ना। अब पब्लिक का क्या मतलब है, पब्लिक कौन होती है, हम पब्लिक है ना, यानी कि आपकी सब्जेक्ट पॉपुलेशन। तो अगर हम इस लफ्ज का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का लफ्जी मतलब देखते हैं
तो वो हमें समझ लगता है कि जी हम कह सकते हैं टू सर्व द पब्लिक। ऐसे ही है, पब्लिक को सर्व करना। आपके ऐसे इदारे, आपकी ऐसी बॉडीज, आपकी ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज जो कि पब्लिक को सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। और जब हम बात करते हैं ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो वी आर स्पेसिफिकली रेफरिंग टू गवर्नमेंट बॉडीज। ठीक है, आपका एक प्राइवेट सेक्टर होता है ना, और एक आपका पब्लिक सेक्टर होता है। तो जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं तो हम स्पेसिफिकली अपने पब्लिक सेक्टर को डील कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? दैट फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट which deals with serving the people, है ना। देखें, हमारे जो लेट्स से हमारे जो पब्लिक स्कूल्स हैं, या जो हमारे पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, या जो हमारे डिफरेंट इदारे हैं, आपका पाकिस्तान पोस्ट का इदारा है, आपका नादरा का दफ्तर है, आपका पासपोर्ट ऑफिस है, हाँ, आपके वेलफेयर ऑफिसेज होते हैं, सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल्स, ये सारी ये जो जितने आपके इदारे हैं, टू नेम अ फ्यू, वो तमाम के तमाम क्या कर रहे हैं? लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हर इंसान, हर इंडिविजुअल प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को भेजना अफोर्ड तो नहीं करता, राइट? तो उसके लिए फिर क्या है? उसके लिए गवर्नमेंट ने एक पब्लिक स्कूल का इंतजाम कर रखा है, यानी कि गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी ले ली अपने सिटीजन्स की, उनकी एजुकेशन की, उनकी हेल्थ की, उनकी वेलफेयर की। ठीक है, आगे जब हम इसकी सिग्निफिकेंस देखेंगे ना, तो उसमें कि कैसे इस सब्जेक्ट की सिग्निफिकेंस बढ़ी, या कैसे जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की सिग्निफिकेंस बढ़ी, तो उसमें हम वेलफेयर स्टेट का आइडिया भी डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, आसान लफ्जों में, इट इज द एक्शन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। अच्छा, अब ये हम कैसे कह रहे हैं कि जी ये एक्शन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है? एक्शन हम किसको कहते हैं? जब हम किसी चीज पे एक्ट करते हैं ना, जब हम किसी चीज को प्रैक्टिकली उसको जो है वो प्रैक्टिस करते हैं, राइट? तो एक्शन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट कैसे है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? देखें, वह बड़ी सिंपल सी बात है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली इट इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। पब्लिक पॉलिसीज क्या होती हैं? हम पॉलिसी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, या ये मेरी पॉलिसी नहीं है, कहते हैं ना हम ये चीजें। तो पॉलिसी क्या होती है? योर स्ट्रैटेजी, योर डिक्लेरेशन कि जी आपने किसी मसले को कैसे हल करना है, या आपका तर्ज अमल क्या है। पब्लिक पॉलिसी क्या होती है? बेसिकली आपकी गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्स टू एनी प्रॉब्लम जो अनाउंस करती है कि जी हम इस मसले को ऐसे हल करेंगे, दैट इज योर पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, ये आपकी पब्लिक पॉलिसी होती है। ये एक डिक्लेरेशन होती है बाय द गवर्नमेंट कि दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम। तो अब आपने पॉलिसी बना दी, इज दैट इनफ? क्या पॉलिसीज बना देना काफी है? आपके कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है आर्टिकल 25A। ठीक है, आर्टिकल 25A क्या है? इट्स अबाउट एजुकेशन, है ना, कि आपके जो सिटीजन्स हैं, जो बच्चे हैं पाकिस्तान के, गवर्नमेंट ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली इस कॉन्स्टिट्यूशन के इस आर्टिकल के थ्रू कि जी हम अपने बच्चों को, पाकिस्तानी बच्चों को इस लेवल तक फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। नाउ दैट वाज अ पॉलिसी, ये एक पॉलिसी है।
इन रिस्पॉन्स टू द प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के मसले को कैसे हल करना है, ये हमारी गवर्नमेंट ने इस आर्टिकल के थ्रू अनाउंस कर दिया कि जी हम स्टेट ऑफ पाकिस्तान प्रोवाइड करेगी एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। तो क्या ये आर्टिकल 25A की एग्जिस्टेंस काफी है? काफी नहीं है। अब इसके ऊपर जब तक कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, जब तक हमें आर्टिकल 25A अप्लाई होता नजर नहीं आएगा, तब तक इसका एग्जिस्ट करना मीन्स नथिंग, राइट? तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन है, ये एक्शन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है ना। आप कहते हैं कि जी मैंने सीएसएस देना है, मैंने सीएसएस अटेम्प्ट देनी है इस बार। अब ये आपने अपना एक डिसीजन अनाउंस कर दिया, आपने अपनी एक पॉलिसी अनाउंस कर दी कि जी मेरा करियर जो है ना, वो मैंने अपनी करियर पाथ चूज कर लिया है मैंने अगले साल सीएसएस अटेम्प्ट देनी है। अब जब तक आप उसके लिए तैयारी नहीं करेंगे, तब तक आपकी इस पॉलिसी का, आपके इस डिसीजन का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप फेल हो जाएंगे। तो आपको उसके ऊपर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है। कैसे करना है? अपना कोई रूटीन बनाए ना, कोई किताबें लेकर आए, अगर कोई क्लास ज्वाइन करनी है वो करें, कोई अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन वो करें। ये अब आपका एक्शन पार्ट है। सिर्फ जबानी बातें कर देने से तो कुछ नहीं होगा। सो दिस एक्शन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इज बेसिकली, जिसको आप रेफर करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, समझ में आई ये बात? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू आप अपनी जो गवर्नमेंट जो है, वो अपने जो गोल्स हैं या जो गवर्नमेंट के जो टारगेट्स हैं, पर्पसेस हैं, उनको अचीव किया जाता है। राइट? फॉर एग्जाम्पल, मैं पावर में आती हूँ, मैं मुल्क की वजीर आजम हूँ। अब मैं ये कहती हूँ मेरा टारगेट ये है, या मेरा जो पर्पस है पावर में आने का, वो ये है कि जी मैंने पाकिस्तान में एजुकेशन को प्रमोट करना है। दिस इज माय पॉलिटिकल वैल्यू। वैल्यूज का लफ्ज समझते हैं ना, कि वैल्यूज क्या होती हैं? जो हमारे बिलीव्स होते हैं, जो हम समझते हैं कि ये चीज ठीक है या ये चीज गलत है, ये हमारी वैल्यूज होती हैं। सो मेरी पॉलिटिकल वैल्यूज क्या हैं? आई एम फोकसिंग ऑन एजुकेशन, कि जी मैंने पाकिस्तान में जो लिटरेसी रेट है, इसको यहाँ से यहाँ लेकर आना है ना। दैट इज माई गोल, दैट इज माई टारगेट। ठीक है, उसकी अचीवमेंट, उसको कैसे अचीव करना है, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, उसके लिए मुझे क्या क्या रिसोर्सेज मोबिलाइज करने होंगे, दैट इज वेयर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कम्स इनटू प्ले। ये है आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब जब हम आगे कुछ इसकी डेफिनेशन देखेंगे, तो होपफुली आपको ये थोड़ा सा मजीद क्लियर हो जाएगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है। ठीक है, तो अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ये आपको स्लाइड्स में मिल जाएंगे, इसलिए यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस के आपको जी ये वैसे तो आई वुड रिकमेंड कि आप साथ साथ अपने नोट्स बनाएं, क्योंकि जो आपके शॉर्ट नोट्स होंगे वो आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगे आपकी रिवीजन में। लेकिन मैं आपके साथ स्लाइड्स भी शेयर करूंगी, तो आपने जो है ना इस चीज़ के बारे में फिक्रमंद नहीं होना। सबसे पहले हम देखते हैं जी डेफिनेशन बाय नीग्रो। उसमें उन्होंने क्या कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी, ऑर्गेनाइजेशन एंड यूज ऑफ men and materials to accomplish a purpose। अब जो हमने पहले बात की है ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ये एग्जैक्टली वही बात है, लेकिन थोड़ी सी आप कह लें लफ्जों को थोड़ा सा जो है ना ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखा हुआ है।
कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? इट इज द ऑर्गेनाइजेशन, यानी आप अपने रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करें और उनको यूटिलाइज करें टू अकम्प्लिश अ पर्पस। देखिए, अगेन वही बात रिपीट करूंगी जो पहले की, कि पॉलिसीज बना लेना तो इनफ नहीं होता। जब आपने वो पॉलिसीज को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है तो उसमें फिर आपको अपने रिसोर्सेज यूटिलाइज करने पड़ेंगे। आर्टिकल 25A को अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो फिर आपको डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत होगी, आपको स्टाफ की भी जरूरत होगी, आपको पैसों की भी जरूरत होगी डिफरेंट अपने लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए। तो यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन का जब फेज आता है, बिकॉज इट इज द एक्शन फेज ऑफ द गवर्नमेंट, तो उस पॉइंट पे आकर आपको अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि आप अपने पर्पस को अकम्प्लिश कर सकें, ताकि आप अपने गोल को, अपने टारगेट को अचीव कर सकें। ठीक है जी, अगली डेफिनेशन देख लेते हैं जी। फिफ्नर की डेफिनेशन है, ये क्या कहते हैं जी? इन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन में बी डिफाइंड एज दी, अब दोबारा वही चीजें थोड़ी मोर और लेस रिपीट हो रही हैं, एज दी organization and direction of human and material resources। ठीक है जी, to achieve desired ends। अब इसको दोनों डेफिनेशंस को अगर आप पढ़ें तो यू विल रियलाइज कि ये सेम बात हुई है। इट इज एग्जैक्टली व्हाट नीग्रो सेड। ठीक है, एक दो वर्ड्स चेंज हो गए, बाकी आपकी जो डेफिनेशन का जो मतलब है, जो उसका एक एसेंस है, वो सेम है। ठीक है जी, उसके बाद हम वाइट की डेफिनेशन देखते हैं जी। एल डी वाइट ने क्या कहा अबाउट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? अभी तक तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन को देखा था ना इन जनरल टर्म्स के, हमने एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन देखी थी। नाउ लेट्स सी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन consists of all those operations having for their purpose the fulfillment, ये जी ऑटो करेक्ट जो है ना, बस the fulfillment or enforcement of public policy। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है जी? अब आपकी जो पब्लिक पॉलिसी है, जो भी पब्लिक पॉलिसी है, उसकी इन्फोर्समेंट के लिए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए आप जो भी एक्शंस कमिट करते हैं, दे फॉल अंडर द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हम इसी एग्जाम्पल के साथ रहते हैं, आर्टिकल 25A के साथ रहते हैं। ठीक है, अब ये एक पॉलिसी है। इस पॉलिसी को फुलफिल करने के लिए, इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कितने एक्टर्स होंगे जो एक रोल प्ले कर रहे होंगे, है ना? हो सकता है कोई क्लर्क हो जो कुछ टाइप कर रहा हो, कुछ आपके टीचर्स होंगे जो कि लेक्चर डिलीवरी कर रहे होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ होगा जो क्लास कैजुअल, कितने बच्चे इनरोल होने हैं, क्या कैपेसिटी है, ये सारी चीजें डिसाइड कर रहे होंगे। हम्म, आपका जो पूरा निजाम चल रहा है, एक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट जब आप करते हैं तो उसकी जो इंटायर एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें जो जो आपके फंक्शंस, जो जो आपके एक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, दे आर परफॉर्मिंग द टास्क ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के टास्क को कैरी आउट कर रहे होते हैं। राइट? ये चीज समझ में आई है?
फिर एक और इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें वुड्रो विल्सन के अकॉर्डिंग, वुड्रो विल्सन यूएसए के प्रेसिडेंट भी रहे और वुड्रो विल्सन का एक बड़ा मेजर रोल है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। वुड्रो विल्सन का जो कॉन्सेप्ट है पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी का, ये अगर आप पास्ट पेपर्स उठाकर देखें तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर पेपर में इसके बारे में सवाल, इस कॉन्सेप्ट के बारे में सवाल किया गया है, राइट। तो वुड्रो विल्सन की क्या डेफिनेशन है जी अबाउट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? वुड्रो विल्सन ने कहा डिटेल्ड एंड सिस्टमैटिक एग्जीक्यूशन ऑफ पब्लिक लॉ, ठीक है जी, एवरी पर्टिकुलर application of general law is an act of administration, ठीक है। आपके जो भी पब्लिक लॉज हैं, आपके जो भी रूल्स हैं, आपकी जो भी पॉलिसीज हैं, उनकी जो एप्लीकेशन है, उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो पूरी जो एक आपकी एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है, इट इज एन एक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ये हमारा एक जो है ना, सिर्फ आप कह लें कि हमने डेफिनेशन देखी है, हमने सिर्फ ये देखा है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है। सो इधर तक क्या सबको हर चीज क्लियर है जी? अभी हमने देखना है अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कि आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की सिग्निफिकेंस ओवर द टाइम कैसे बढ़ी, कैसे हमने इसको एज अ डिसिप्लिन रिकॉग्नाइज किया, ठीक है। तो हम उस इस पॉइंट पे तभी मूव करेंगे जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन समझ आ जाए कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होती क्या है। तो इज दैट क्लियर एवरीवन? आर यू ऑल विद मी? ओके जी, अब हम आ जाते हैं जी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ थियोरी एंड प्रैक्टिस, ठीक है। इसको हम देखते हैं जी। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग इसका पॉइंट है थ्योरी और प्रैक्टिस वाला, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ प्रैक्टिस कितनी पुरानी है, लेकिन एज अ थ्योरी, एज अ डिसिप्लिन एक कितना नया फिनोमेना है। तो दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट इन दिस टॉपिक, ठीक है जी। तो इसमें हम ये कहते हैं कि अगर हम इसको एज अ प्रैक्टिस देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन is as old as human civilization itself, ठीक है। जितनी पुरानी ह्यूमन सिविलाइजेशन है, उतनी पुरानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? जब ह्यूमंस आपस में कोऑपरेट करके अपने जो भी डिजायर्ड एंड है उसको अचीव करने के लिए आपस में कोऑपरेट करें, दैट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो ये तो उतनी ही पुरानी है जितनी ह्यूमन सिविलाइजेशन पुरानी। अगर हम अपनी पास्ट सिविलाइजेशंस को देखें, आप इजिप्शियन सिविलाइजेशन को देखें, आप जो है जी आप मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, इन सारी आप अगर सिविलाइजेशंस को देखें तो आपको एक पूरा, इनके रिमेन्स में भी आपको एक पूरा सिस्टम नजर आएगा। मोहनजोदाड़ो के अगर आपने पढ़े होंगे अपने स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, उसको जो वो सिविलाइजेशन थी उसको पढ़ा होगा, तो उसमें हम देखते हैं कि एक पूरा निजाम था। आपके जो ग्रेन है उसको स्टोर करने के लिए एक स्टोरेज था जी, आपका कोई एक बड़ा वेल स्ट्रक्चर्ड इरिगेशन सिस्टम था, पब्लिक बैथ्स थे, राइट। तो आपका ट्रेड होता था दूसरी सिविलाइजेशंस के साथ, उस ट्रेड को आखिर रेगुलेट किया जाता था ना, कोई रूल्स होते होंगे, ट्रैवलिंग होती थी। सो
हमें पूरा एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर नजर आता है। हम ये चीज अज्यूम कर सकते हैं कि कोई तो आखिर उस वक्त में उन सिविलाइजेशंस में भी कोई ओवरआर्किंग अथॉरिटी थी जो इस सारे मामलात को रेगुलेट करती थी। सिटी स्टेट ऑफ मदीना को अगर हम देखें तो वहां पर जब होली प्रॉफिट ने अपनी एक एडमिनिस्ट्रेशन कायम की तो उसमें हमें कितना एक वेल स्ट्रक्चर्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम नजर आता है। आपका जो जस्टिस है उसका एक सिस्टम था, आपके फॉरेन डेलीगेशंस आते थे, उनके साथ आपके एग्रीमेंट्स होते थे, ट्रीटीज साइन की जाती थी, लॉज ऑफ वॉर एग्जिस्ट करते थे, ट्रेड कैसे करना है, टैक्सेस कौन से कलेक्ट करने हैं, मुस्लिम से कौन से टैक्सेस कलेक्ट करने हैं, नॉन मुस्लिम से क्या टैक्सेस कलेक्ट करने हैं। दिस इज ऑल एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। तो ये तो बहुत पुराना फिनोमिना है। जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट कर रही है तब से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमें एग्जिस्ट करती नजर आती है, राइट। अगर हम इसकी एग्जांपल ले, आप लोगों ने आई एम श्योर किताब पढ़ी होगी द प्रिंस। मैकियावेली की बुक है द प्रिंस। उस बुक में मैकियावेली ने क्या मैसेज दिया है, क्या है वो किताब, किस चीज के बारे में है? द रूल्स ऑफ स्टेट क्राफ्ट, राइट। किस तरह से एक प्रिंस को एडमिनिस्ट्रेशन करनी चाहिए, किस तरह से एक प्रिंस गवर्नेंस करेगा, तो उसका जो रूल है, उसकी जो पावर है वो प्रोलॉन्ग कर सकती है। वो किस तरह से अपने रूल को प्रोलॉन्ग कर सकता है, किस तरह से अपनी पावर को मेंटेन कर सकता है, ये चीज जो है वो मैकियावेली ने अपने प्रिंस को एडवाइस किया राइट। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ प्रैक्टिस, इट इज अ वेरी ओल्ड फिनोमिना, बहुत पुराना फिनोमिना है। जब से ह्यूमन सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट कर रही हैं तब से आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एग्जिस्ट कर रही है। गवर्नमेंट्स हुआ करती थी, प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स ही सही, लेकिन गवर्नमेंट्स हुआ करती थी। टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाता था, राइट। ट्रेड होता था, फॉरेन पॉलिसीज होती थी, ट्रीटीज होती थी, वॉर के कुछ रूल्स होते थे। So, public administration as a practice is as old as human civilization. Now, let's see public administration as a theory. As a theory, एक बड़ा जो है ना ये रिलेटिवली एक नया फिनोमिना है। हमें इसकी जो एक सिग्निफिकेंस है वो बढ़ती हुई नजर आई आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। अच्छा, कोई भी चीज हम किसी भी चीज की अगर बात करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो किसी भी चीज की अगर हमें इम्पोर्टेंस देखनी है, उसकी सिग्निफिकेंस देखनी है, जब भी किसी चीज की सिग्निफिकेंस बढ़ती है सोसाइटी में तो फिर उसको एक्सेप्ट किया जाता है एज अ डिसिप्लिन। फिर इस चीज की जरूरत महसूस की जाती है कि इसमें हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए टू पीपल in this particular subject because it has now gained enough significance। ठीक है। तो ये जो आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो हमें वर्ल्ड वॉर वन के बाद बढ़ती हुई नजर आती है। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन देख लेते हैं जी थोड़ा सा। सबसे पहली चीज तो ये कि पोस्ट वॉर डिस्ट्रक्शन, है ना, कि आपकी जो वर्ल्ड वॉर वन है उसके बाद एक बड़े मैसिव लेवल पर डिस्ट्रक्शन हुई, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हुआ, राइट। आपकी पूरी जो स्टेट मशीनरीज हैं, हर चीज, एवरीथिंग वाज डेवास्टेटेड।
राइट। तो इस सारी चीज को जो आपने डिस्ट्रॉय की थी उसको अब रीबिल्ड भी तो करना था ना। तो उसको रीबिल्ड करने के लिए इस चीज की इम्पोर्टेंस को फील किया गया कि अब हमें इस फील्ड में कुछ प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स चाहिए जो कि एक बेहतर तरीके से स्टेट मशीनरी को रीबिल्ड कर सकें। राइट। लेकिन एक जो इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग आप कह लें रीजन था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इसकी सिग्निफिकेंस बढ़ने का, वो था जी राइज ऑफ पॉपुलिज्म। पॉपुलिज्म तो समझते हैं ना कि व्हाट इज पॉपुलिज्म, पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट्स क्या होती हैं। हम्म। तो ये जो पॉपुलिज्म है ना ये बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गया था 1890s ऑनवर्ड्स। हमें पॉपुलिस्ट सेंटिमेंट्स बढ़ते नजर आते हैं यूरोप में, वेस्ट में। राइट। सो ये जो पॉपुलिज्म इंक्रीज किया, पॉपुलिस्ट लीडर्स ऑलरेडी लोगों को ये चीज उनका ब्रेन वॉश करते हैं, उनको जो है ना ये चीज उनके दिमाग में बिठा देते हैं कि ये जो हमारे एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल एक्टर्स हैं दे आर डूइंग नथिंग बट एक्सप्लॉइटिंग द पीपल। ये लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ये एलिटिस्ट सेगमेंट ऑफ हर सोसाइटी है जिनका कंसर्न सिर्फ अपने इंटरेस्ट को, अपनी पावर को मैक्सिमाइज करना है। और वर्ल्ड वॉर के बाद पीपल वर वेरी मच रिजेंटफुल। राइट। सो पॉपुलिज्म बहुत ज्यादा राइज कर गया। अब जब पॉपुलिज्म राइज किया, पॉपुलिस्ट सेंटिमेंट्स बढ़ गए, तो फिर ये जो आपकी कुछ वेस्टर्न कंट्रीज हैं जैसे कि फ्रांस है, जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन है, इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने लोगों के जो जज्बात हैं, सेंटिमेंट्स ऑफ पॉपुलिज्म, उसको थोड़ा सा सप्रेस करने के लिए इन्होंने वेलफेयर पॉलिसीज कुछ इंट्रोड्यूस करवाई। वेलफेयर पॉलिसीज, ठीक है जी। इवेंचुअली जो आपकी नेचर ऑफ स्टेट है ना, नेचर ऑफ स्टेट चेंज हो गई। कैसे चेंज हो गई? पहले स्टेट की जिम्मेदारी होती थी सिर्फ और सिर्फ आपके लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, यानी आपको कंड्यूसिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करके देना कि जी आप अपना ट्रेड करें, आप अपनी पढ़ाई करें, आप अपना बिजनेस करें, एंड वी हैव नथिंग टू डू विद यू। लॉ एंड ऑर्डर ये होती थी स्टेट की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। एक तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और दूसरा एक अथॉरिटेटिव चेक रखना अपनी पब्लिक पर। ये दो काम होते थे आपकी स्टेट के, जिसको हम पुलिस स्टेट भी कहते हैं। राइट। लेकिन 1890s onwards and especially after World War 1, वेलफेयर पॉलिसीज के आने से आपकी नेचर ऑफ स्टेट जो है वो थोड़ी सी चेंज हो गई। अब आपकी स्टेट जो है वो पुलिस स्टेट से वेलफेयर स्टेट की तरफ आ गई। वेलफेयर स्टेट कौन सी होती है? वेलफेयर स्टेट का मतलब ये है जी कि स्टेट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली अपने सिटीजन्स को सर्विसेज प्रोवाइड करके देने की, कि जी एजुकेशन भी हम प्रोवाइड करेंगे। अब ये जो हमारी वेलफेयर स्टेट्स हैं यूरोप में अगर हम देख लें, एजुकेशन फ्री होती है, हेल्थ सर्विसेज फ्री होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन फ्री है, बहुत सारी सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं। हाँ, लोग उसके बदले टैक्सेस देते हैं बट सर्विसेज आपको आपकी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। राइट। ये होती है एक वेलफेयर स्टेट। अब वेलफेयर स्टेट फॉर एग्जांपल जी, पहले मैं कहती हूँ कि मैं एक स्टेट हूँ, ठीक है, और पहले मैं अपने सिटीजन्स को सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी प्रोवाइड करती थी और उन पे एक सिक्योरिटी चेक रखती थी, दैट्स इट। तो जो मेरे इदारे हैं वो भी कम होते थे ना, गिने चुने इदारे होते थे जो काम कर रहे होते थे। लेकिन अब मैंने कहा कि बीइंग अ वेलफेयर स्टेट मुझे अपने सिटीजन्स को एजुकेशन भी प्रोवाइड करनी है, तो मुझे फिर एक एजुकेशन डिपार्टमेंट भी चाहिए।
मैंने कहा अब मुझे हेल्थ भी प्रोवाइड करनी है, मुझे हेल्थ डिपार्टमेंट भी चाहिए। मेरे शहर के, मेरे मुल्क के जो बच्चे हैं उनको शेल्टर प्रोवाइड करना है, तो मुझे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो चाहिए, राइट। इस तरह से जब आपने अपनी जिम्मेदारियां बढ़ानी है, तो फिर उसके साथ साथ आपको अपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हैं वो भी बढ़ाना होंगी, जो उन मसाइल का हल निकालेंगी, जो उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करेंगी। अब अगर आपने कोई एजुकेशन पॉलिसी दी है तो फिर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको एक फुल फ्लेज एजुकेशन डिपार्टमेंट भी चाहिए। सो वेलफेयर स्टेट का मतलब है कि फंक्शंस ऑफ द स्टेट एक्सपैंड, और जब आपके फंक्शंस ऑफ द स्टेट एक्सपैंड कर गए, इसका मतलब साइज ऑफ द स्टेट एक्सपैंड, साइज ऑफ द स्टेट भी बड़ा हो गया, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज भी बढ़ गई। इस तरह से आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो इम्पोर्टेंस है वो हमें बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आई पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1। फिर उसके बाद कुछ ऐसे इवेंट्स और हुए जैसे कि ग्रेट डिप्रेशन फॉलोड बाय वर्ल्ड वॉर 2। उसके बाद एक प्रॉपर इनिशिएटिव लिया गया इसको एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करने का। यूएसए में 1940s, जो लेट 1940s हैं और अर्ली 1950s हैं, इस टाइम पीरियड में बहुत एक एक्सटेंसिव काम किया गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर, पब्लिक पॉलिसी पर। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान में जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की सिग्निफिकेंस को अंडरस्टैंड किया गया, पाकिस्तान में इसको जब एज अ डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस किया गया, इट वाज रिलेटिवली इट वाज अलोंग विद यूएसए। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब पाकिस्तान बना इन 1947, उस टाइम पे आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर aware of the fact that the world was divided into two blocks because of Cold War. तो शुरू पे हमने जो स्टैंस लिया वो था जी नॉन अलाइनमेंट का, कि हम किसी के साथ भी अलाइंड नहीं हैं, हम न्यूट्रल हैं, वी आर फ्रेंड्स विद एवरीवन, और हमारी कोई एक जो है ना, हमारी इंक्लिनेशन नहीं है किसी भी ब्लॉक की तरफ। बट देन इवेंचुअली हमने अपनी इंक्लिनेशन शो की टुवर्ड्स यूएसए एंड हर एलाइज, राइट। तो फिर हमने जब यूएसए को अपनी इंक्लिनेशन शो की तो वो किस लिए शो की थी? एड के लिए शो की थी ना, हमें एड चाहिए थी उनसे। तो फिर यूएसए ने जब हमें एड भेजी तो एड के साथ साथ हमें पॉलिसी एडवाइजर्स भी भेजे। फिर उन्होंने हमें हमारे जो एजुकेशन, हमारी यूनिवर्सिटीज में इस सब्जेक्ट को इनकॉर्पोरेट किया। जो हमारा पहला इनिशिएटिव था इस कॉन्टेक्स्ट में, दैट वाज इन यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, 1955 में लिया गया। और इसमें हमें सपोर्ट किया, हमें जो स्पॉन्सर किया वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया ने किया। अगला जो इनिशिएटिव लिया गया दैट वाज इन 1960 इन पंजाब यूनिवर्सिटी, उसमें हमें यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया ने स्पॉन्सर किया, हमारे साथ एक स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम स्टार्ट किया। सो हमारा जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सफर है वो हमारा यूएसए के साथ ही स्टार्ट हो गया, बिकॉज हम एलाय हो गए यूएसए के इन अर्ली 1950s। तो ये थोड़ा सा आज एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कि जी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो सिग्निफिकेंस है वो ओवर द टाइम कैसे बढ़ी। कल जो है जी हम इसको यहीं से स्टार्ट करेंगे। इसमें हम एवोल्यूशन स्टडी करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, और उस एवोल्यूशन में हम डिफरेंट कंट्रीब्यूटर्स को भी पढ़ेंगे, ठीक है जी। और बुक सोर्सेज भी मैं आपके साथ कल शेयर करूंगी बिफोर वी स्टार्ट आवर लेक्चर, राइट जी। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड टुडे। आज हम अपने लेक्चर को इतना ही रखेंगे जिसमें हमने ब्रीफली ये अंडरस्टैंड किया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है क्या। कल से हम इसको एक प्रॉपर जो है जी इन टर्म्स ऑफ आप कह लें कि कंट्रीब्यूटर्स के जो रेफरेंसेस हैं उसके साथ हम इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। ओके जी। अब
राइट जी, फिर सी यू टुमारो इंशाल्लाह। एंड आई होप कि आपको सारी चीज़ें जो हैं जो हमने आज अभी एटलीस्ट की हैं अटेम्प्ट, वो आपको समझ में आ गई है जी। मैं मेंशन कर देती हूँ यहाँ पर, ठीक है जी। ओके जी, देन अल्लाह हाफिज़।